आप सभी को राम राम। आज हम यूजीसी नेट हिंदी इकाई 8 इसमें से ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़ेंगे, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ है। इसका हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे, जो यूजीसी नेट, सेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका प्रकाशन वर्ष 1933 है। इसमें 3 दर्शे हैं और 3 ही अंक हैं। पात्र परिचय देखते हैं। मुख्य पात्र ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा, ये 3 स्त्री पात्र हैं। पुरुष पात्र और देखते हैं। कुमार चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, सकराज, खिंगल, मिहिरदेव। और ये गौण पात्र हैं। सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी, परहरी, दासी, कुबड़ा, बोना, हिजड़ा और नर्तकियां, ये हैं इसके गौण पात्र। पात्र 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य और गौण। नाटक का आधार क्या है? वही ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाखा के देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया है। इसका सारांश देखते हैं। पहले प्रथम अंकवार सारांश देखेंगे। अंकानुसार सारांश। प्रथम अंक है रामगुप्त का शिविर। नाटक का आरंभ गुप्त साम्राज्य के कायर और विलासी राजा रामगुप्त के सैन्य शिविर से होता है। रामगुप्त अपने छोटे भाई चंद्रगुप्त के अधिकारों और उसकी वाग्दत्ता मतलब मंगेतर ध्रुव स्वामिनी को छल से प्राप्त कर लेता है। इसी समय सकराज गुप्त शिविर को घेर लेता है और संधि के बदले ध्रुव स्वामिनी तथा मगध के सामंतों की स्त्रियों की मांग करता है। जो सकराज है होना है, ये इसके शिविर को घेर लेता है रामगुप्त के। रामगुप्त अपनी कायरता और विलासिता के कारण इस अपमानजनक शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लेता है। ध्रुव स्वामी ने इस निर्णय से आहत होकर रामगुप्त से अपने नारीत्व की रक्षा की गुहार लगाती है, परंतु रामगुप्त उसे उपहार की वस्तु कहकर ठुकरा देता है। अंततः चंद्रगुप्त आगे आता और कुल की मर्यादा बचाने के लिए स्वयं ध्रुव स्वामिनी के वेश में सकराज के शिविर में जाने का साहसपूर्ण निर्णय लेता है। मतलब वो स्त्री के वेश में जाता है वहां पर सकराज के शिविर में। नाटक का दूसरा अंक होता है सकराज का दुर्ग। सकराज के दुर्ग में घटित होता है दूसरा अंक। यहाँ सकराज की प्रेयसी कोमा और उसके पिता मिहिरदेव से इस अनैतिक कार्य के लिए चेतावनी देते हैं, परंतु सकराज उनकी उपेक्षा करता है। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामी के वेश में अन्य सामंत कुमारों के साथ सकराज के सम्मुख उपस्थित होता है। जब सकराज वास्तविक ध्रुव स्वामिनी को पहचानने में भ्रमित होता है, तब चंद्रगुप्त अपना असली परिचय देते हुए उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता है और उसकी हत्या कर देता है। सामंत कुमार ध्रुव स्वामिनी की जय के नारे लगाते हुए दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। तीसरा अंक शुरू होता है शक दुर्ग का भीतरी प्रकोष्ठ। अंतिम अंक में रामगुप्त विजय का श्रेय लेने के लिए दुर्ग में पहुंचता है और चंद्रगुप्त तथा ध्रुव स्वामिनी पर कुचक्र रचने का आरोप लगाकर उन्हें बंदी बनाने की आज्ञा देता है। यहाँ मंदाकिनी रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन थी। रामगुप्त के अन्यायपूर्ण व्यवहार का कड़ा विरोध करते हैं। पुरोहित धर्मशास्त्रों का हवाला देते हुए घोषित करते हैं कि जो पुरुष अपनी पत्नी की रक्षा करने में अक्षम हो और उसे शत्रु को सौंप दे, वह नपुंसक है और उसका पत्नी पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। वे ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त से विवाह विच्छेद की अनुमति देते हैं। जब रामगुप्त छल से चंद्रगुप्त के पीछे से वार करने की कोशिश करता है, मतलब अपने छोटे भाई को हत्या करने की कोशिश करता है, तो एक सामंत कुमार द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है रामगुप्त की। अंत में परिषद चंद्रगुप्त को राजा और ध्रुव स्वामिनी को महादेवी के रूप में स्वीकार करती है। यह नाटक मुख्य रूप से नारी मुक्ति, उसके आत्मसम्मान
और पुनर्विवाह की समस्या को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। नाटक में कुल 3 अंक हैं और प्रत्येक अंक में केवल एक ही दृश्य है। नाटककार ने कार्य व्यापार पर अधिक ध्यान दिया है। स्वगत भाषण नहीं है, भाषा सरल है, वाक्य छोटे छोटे हैं, हास्य की सृष्टि में भी नवीनता है, संकेत निर्देशन के स्वरूप में भी परिवर्तन लक्षित है, अभिनय की मुद्राओं का पूरा पूरा निर्देश दिया गया है। अपनी इस अंतिम कृति में प्रसाद निश्चय ही नाटक विधान का एक नूतन पृष्ठ खोलने जा रहे थे। प्रसाद जी का ये अंतिम नाटक है। प्रथम दृश्य। अब इसमें मुख्य पंक्तियां देखते हैं जो दृश्य में क्रम से लिखनी पड़ती हैं। परीक्षा में आ जाते हैं 4-5 लाइनें तो उन्हें क्रम से लिखना होता है, वो देखते हैं। शिविर का पिछला भाग। प्रथम दृश्य में है शिविर का पिछला भाग। उसके पीछे प्राचीर जैसे पर्वतमाला है। शिविर का एक कोना दिखाई दे रहा है जिससे सटा हुआ चंद्रा तक टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहरे कामों वाले खंबे पर्दे खंभों से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हैं। चंद्रातप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज। पहाड़ी पर एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही हैं। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही है। शिविर के कोने से ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश। पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। ये पहले अंक का पहला दृश्य है। कथन आते हैं, मुख्य कथन जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कई बार। ध्रुव स्वामिनी, यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो, बोलो। वो दासी से कहती है, मतलब जो तलवार ली है उसके पीछे से। वह दांत निकाल कर विनय प्रकट करती हुई कुछ आगे बढ़ने का संकेत करती है। वह जो दासी थी, अरे यह क्या मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल। उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे जो आशीर्वाद दिया था, क्या वह अभिशाप था? इस राजकीय अंतःपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। ये कथन है ध्रुव स्वामिनी के हैं। इस राजकुल में संपूर्ण मनुष्यता का एक भी निदेशन नहीं मिलेगा क्या? जिधर देखो कुबड़े बोने हिजड़े गूंगे और बहरे। दूसरा कथन भी ध्रुव स्वामिनी का है। मैं तो अपने प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है, यह भी मैं आज तक न जान सकी। मैंने तो कभी उनका मधुर संभाषण सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त, उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ। ये कथन भी ध्रुव स्वामिनी का ही है। आह, राज चक्र सबको पीसता है, पीसने दो। हम निसहायों को, दुर्बलों को पीसने दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं ये। आह, कितनी कठोरता है। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है। कुमार की स्निग्ध सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई आश्चर्य, मतलब ये चंद्रगुप्त और रामगुप्त में तुलना होगी एक प्रकार से। भाई वो तो कितना स्निग्ध सरल और सुंदर मूर्ति, और ये नपुंसक। रामगुप्त, जो स्त्री, रामगुप्त कहता है, दूसरे के शासन में रहकर प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। वही तो नहीं जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी, वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठे। ये कथन रामगुप्त का है। शिखर स्वामी, मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। मंदाकिनी, सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीति छल छंद की धूड़ उड़ती है।
मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा। न्याय का, दुर्बल का पक्ष ग्रहण करना होगा। मंदाकिनी का कथन बहुत इंपॉर्टेंट। ये कसक हरे आंसू सहजा बनकर विनम्र अभिमान, मुझे मेरा अस्तित्व बता। शिखर स्वामी। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार, अमात्य, पात्र सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। ध्रुव स्वामी। पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बता सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाती हूँ। ध्रुव स्वामी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्म सम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं खुद करूंगी। अगला कथन भी ध्रुव स्वामी का है। मुझे अपने अपमान में निर्वसन नगन देखने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो। ये चंद्रगुप्त का कथन है। देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश में, दुख की कठिनाई से उसे नष्ट करना तो ठीक नहीं। ध्रुव स्वामी ने से चंद्रगुप्त कहता है कि जीवन को नष्ट करना तो ठीक नहीं। वो आत्महत्या की तैयारी करती है उसमें। चंद्रगुप्त आवेश से, यह नहीं हो सकता महादेवी। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान। मिला हुआ अधिकार मतलब इनका पिता समुद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त को राजा बनाना चाहता था इसके गुणों को देखकर, लेकिन शिखर स्वामी और रामगुप्त ने छल कपट से राज्य हथिया लिया। उसी का जिक्र कर रहा है, मैंने राजदंड ग्रहण न करके। मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पद दलित न होना पड़ेगा। और एक बात है, मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण से आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक डाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया कि सहसा वो चुप हो जाता है। ऐसा कहकर ऐसा विनय परवंशों का आवरण है जिनमें वह शील न हो जो परस्पर सम्मान का घोषणा करता है। काल पुरुष आइए समुद्रगुप्त का सम्मान। शिखर स्वामी बीच में बात काटता है इसकी। उसके लिए मुझे प्राण दंड दिया जाए, मैं अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। मंदाकिनी प्रवेश करते हुए। राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। अमात्य, ये कैसी व्यवस्था है। मंदाकिनी इसको शिखर स्वामी को खींचती है। झगड़ा। मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूं तो आपको देखकर महादेवी को भ्रम हो जाए। चंद्रगुप्त तब स्त्री का वेश धारण करता है। उसके लिए ये कहती है, भाई स्त्री वेश में मैं इसको ऐसा सजा दूंगा। ध्रुव स्वामी। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। कितने कितने संतोष से भरा था। नियति से, अज्ञात भाव से, मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। वेरी इंपॉर्टेंट। ध्रुव स्वामी। कुमार, ये मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करते समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ। दूसरा दृश्य। शकदुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले पंखों पर एक दालान, बीच में छोटी छोटी दो सीढ़ियां हैं। उसी के सामने काश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन है। बीच के दो खंभे खुले हुए हैं, उन दोनों ओर मोटे मोटे चित्रों वाले तिब्बती ढंग के रेशमी पर्दे पड़े हैं। सामने छोटे से आंगन में दोनों ओर क्यारियों में दो चार पौधे हैं।
लताएं फूलों से लदी दिखाई पड़ती हैं। कोमा प्रवेश करती है। कोमा धीरे धीरे चलती पौधों को देखते हुए इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं हैं, इनमें फूल जैसे मुकम्मल होकर रह गए हैं, खिलखिलाकर हैं। हंसने का मानो इन्हें बल नहीं। सोचकर ठीक इधर कई दिनों से महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई, तो फिर इनकी चिंता कौन करता। उस दिन मैंने यहाँ और भी 2 मंच रख देने को कहा था, परंतु सुनता कौन है। जैसे सब जैसे रक्त के प्यासे, प्राण लेने और देने में पागल। वसंत का उदास और अलस पवन आता है, चला जाता है, कोई उसके सफर से परिचित नहीं। ऐसा जीवन तो वास्तविक नहीं। सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगती है, प्रणय प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पूर्ण उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी स्पष्ट हो जाती हैं। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं, तब वही केवल वही हो। पागलपन, भूल हो, दुख मिले, प्रेम करने की एक ऋतु होती है। उसमें चूकना, उसमें सोच समझ कर चलना दोनों बराबर हैं। सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि में मूर्ख बनते हैं। तब कोमा किसे अच्छा समझती है। कोमा गाती है। ये कोमा का कथन है। पर्सन स्वयं किसी के सामने नहीं आते। मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही वह जाल बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रश्न उल्लास, मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। उसे उदासीन न होना चाहिए महाराज। यह सकरात को कहती है। सकरात, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लेता है। हाँ, इस युद्ध के लिए कभी उत्सुक नहीं था कोमा, मैं ही दिग्विजय के लिए निकला था। सकरात कोमा को कहता है। अगला कथन सकरात का। किंगिल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया। आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी। उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य हैं, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा भी बर्बरता के अनुकूल ही होगी। हाँ, मैंने अपने सूर सामंतों के लिए भी स्त्रियां मांगी थी। सकरात ठट्ठा कर हंसते हुए, क्या कहा मर्यादा। भाग्य ने ये विवश कर दिया है। उन लोगों के मन में मर्यादा वह रहता है, यह उनकी दयनीय दशा। कोमा का प्रश्न, ये लाइन है कोमा द्वारा कही गई। तुम्हें अच्छा नहीं लगा कोमा। निर्विकार भाव से संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी वे भी अच्छी लगती हैं और बहुत सी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं। ये लाइन थोड़ी सी दयनीय दशा है और ये संसार में बहुत सी बातें ये कोमा करती है। सकरात जलाकर, तुम तो आचार्य मिहिरदेव की तरह दार्शनिकों को किसी बातें कर रही हो। मिहिरदेव कोमा के पिता थे। कोमा, वे मेरे पिता तुल्य हैं, उन्हीं की शिक्षा में मैं पली हूँ। हाँ ठीक है, जो बातें राजा को अच्छी लगी वे ही मुझे भी रुचनी चाहिए। सकरात, अच्छा तुम इतनी अनुभूतिमय हो, यह मैं आज जान सका। कोमा, राजा तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस दिन मन के नीरस और नीरव शून्य में संगीत की, वसंत की और मकरंद की सृष्टि की थी, उसी दिन से मैं अनुभूतिमयी बन गई हूँ। क्या वह मेरा भ्रम था। कह दो कि वह तेरी भूल थी। ये अगला कथन भी कोमा का ही है। वही जो आज होने जा रही है मेरे राजा। आज तुम एक स्त्री को अपविच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो। मतलब ये उसको समझा रही है, वे अपने लिए और सामंतों के लिए स्त्रियों की मांग की, दुर्घटना की मांग की, इस बारे में। सकरात हंसकर बात उड़ाते हुए, अगली कोमा, यह मेरी राजनीति का प्रतिशोध है। कोमा दृढ़ता से, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। अति महत्वपूर्ण लाइनें। मिहिरदेव, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम को सोच लो। मिहिरदेव और कोमा
ये सकरात को समझा रहे हैं। हृदय, मैं समझता हूँ कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप नहीं करें तो अच्छा हो। राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ में धो बैठो। हृदय का ये अगला कथन है, कोमा, छल का वही रंग सुंदर होता है, विनीत और आकर्षण पर सुखदायी और हृदय को बांधने के लिए इस बंधन को तोड़ डाल। हृदय कोमा को समझाता है। कोमा कहती है, तोड़ डालो पिताजी, मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा वही दुलार भरी वलरी मेरे आंख बंद कर चलने में मेरे ही पैरों से उलझ गई है। दे दूं एक झटका, उसकी हरी हरी पत्तियां कुचल जाएं और छिन्न होकर धूल में लौटने लगे, ना ऐसी कठोर आज्ञा दो। ये सकरात के बारे में है सब बातें। चंद्रगुप्त, मेरे जीवन निशित का ध्रुव नक्षत्र इस अंधकार में अपनी सुदीर्घ उज्ज्वलता से चमक रहा है। आज महोत्सव है न, तृतीय दर से आरंभ हो गया है। के भीतर एक प्रकोष्ठ, 3 मंचों में 2 खाली और एक ध्रुव स्वामिनी पादपीठ के ऊपर बाएं पर दाहिना पैर रखकर अधरों से तंग लगाए चिंता में निमग्न बैठी है। बाहर कुछ कोलाहल है। ध्रुव स्वामिनी तीखे स्वर में, पुरोहित जी, मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है वह महादेवी की उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई होती है। राजपुरोहित से कहती है। ध्रुव स्वामिनी का एक अगला कथन है, रोष, हाँ मैं रोष से जली जा रही हूँ। इतना बड़ा उपहास है, धर्म के नाम पर स्त्री का आज्ञाकारिता की है पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई। पुरोहित, तुमने जो मेरा राक्षस विवाह कराया है उसका उत्सव भी कितना सुंदर है। वर जनसंहार देखो, अभी उस प्रकोष्ठ में रक्त से सनी हुई सकराज की लोथ पड़ी होगी। कितने ही सैनिक दम तोड़ते होंगे और इस रक्त धारा में तैरती हुई मैं राक्षसी सी सांस ले रही हूँ। तुम्हारा स्वस्थ्यन मुझे शांति देगा। मंदाकिनी, आर्य, आप बोलते क्यों नहीं? आप धर्म के नियामक हैं। जिन स्त्रियों की धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सकें? क्या भविष्य के सहयोग की कोरी कल्पना से उन्हें आप संतुष्ट रहने की आज्ञा देकर विश्राम लेते हैं? पुरोहित कहता है, नहीं, स्त्री और पुरुष की परस्पर विश्वास पूर्वक अधिकार रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा न हो तो धर्म और विवाह खेल है। ध्रुव स्वामी ने, खेल हो या न हो, किंतु एक कलियुगपति के द्वारा परित्यक्ता नारी का मृत्यु के मुंह में जाना ही मंगल है। उसे स्वस्थ और शांति की आवश्यकता नहीं है। अगला कथन ध्रुव स्वामी का है। कोमा से कहती है, जलो, प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो तो तुम उस शत्रु को ले जाकर जलो। जीवित रहने पर मालूम होता है कि तुम्हें अधिक शीतलता मिल सकती है। अवश्य तुम्हारा जीवन धन्य है। ये कथन कोमा को कहती है जब वो सकराज की लाश मांगने आती है। मंदाकिनी, स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं। कितनी असहाय दशा है। अपने निर्बल और अवलंब खोजने वाले हाथों से ये पुरुष के चरणों को पकड़ती हैं और वे सदैव इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करते हैं, तब भी ये बावली मानती हैं। मंदाकिनी, नारी हृदय, इसके मध्य बिंदु से सटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है और उसे अपने सरल प्रवर्तन चक्र से घूमने से रोक रहा है। निश्चय ही वह कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है। चंद्रगुप्त, विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालीमा चढ़ा देता है। मैं आज यह स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूँ कि ध्रुव स्वामिनी मेरी है। ध्रुव स्वामिनी, मेरे वीर सहायको, मैं तो स्वयं एक परित्यक्ता, परित्यक्ता मतलब त्यागी हुई और हतभागिनी स्त्री हूँ।
मुझे तो अपनी स्थिति की कल्पना से एक क्षोभ हो रहा है, मैं क्या कहूँ। पुरोहित, राजनीतिक दस्यु, तुम शास्त्रार्थ न करो कलियु। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कलियु इसलिए कहा, जिसे अपनी स्त्री को दूसरे को अंकगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वह कलियु नहीं तो और क्या है। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। मतलब पुरोहित जी रामगुप्त को कहता है मंदाकिनी, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों में यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यूं नहीं भेजते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करते ही अधिकारों से वंचित नहीं किया, किंतु तुम लोगों की दस्युवृत्ति ने उन्हें लूटा है। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने राज किलबिश किया हो उन्हें दंड मिलना चाहिए। ये होगी इस नाटक की मुख्य पंक्तियाँ। और इस नाटक में कुल 4 गीत हैं। आइए गीत भी देखते हैं क्रम से। ये कस करे आंसू सहजा बनकर विनम्र अभिमान, मुझे मेरा अस्तित्व बता रह जा बन प्रेम छलक कोने कोने अपनी नीरव। यह गीत प्रथम अंक के अंत में मंदाकिनी द्वारा गाया गया है। इस गीत के माध्यम से मंदाकिनी अपने आंतरिक दबंध और कर्तव्य भावना को व्यक्त करती है। अरे कसक ये कसक करे आंसू सहजा। दूसरा गीत है, पैरों के नीचे जल धरो बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कंगारों के नीचे सच सच झरने बेमेल चले, सन्नाटे में हो विकल पवन पादप निज पद हो चूम रहे, तब भी गिरी पथ का अथक पथिक ऊपर ऊंचे सब झेल रहे। ये भी मंदाकिनी का ही गीत है। दूसरे दृश्य के गीत, यौवन तेरी चंचल छाया इसमें बैठ घूंट भर पी लूं, जो रस तू है लाया मेरे प्याले में मद बनकर कब तू छली समाया, जीवन वंशी के छिद्रों में सवर बनकर लहराया। कोमा गाती है गीत। द्वितीय अंक के प्रारंभ में कोमा द्वारा गाए गए इस गीत में कोमा अपने प्रेम और यौवन की चंचलता के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। और अगला गीत है, अस्तांचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है, लो मानिक मदिरा की धारा बहने लगी निराली है। यह गीत द्वितीय अंक में नर्तकियों के दल द्वारा गाया गया है। सकराज की विजय के उत्सव के समय नर्तकियां नाचते हुए इस गीत को गाती हैं। आलोचनात्मक समीक्षा देखते हैं जी। ध्रुव स्वामी ने उनका नवीन नाटक प्रयोग है। विषय वस्तु इतिहास आश्रित है पर दृष्टिकोण नया है। दृष्टिकोण की नवीनता के कारण इसकी नाट्य संरचना पूर्ववर्ती नाटकों से भिन्न हो गई है। वह एक प्रकार का समस्या नाटक है, ठीक ठीक पाश्चात्य ढंग का समस्या नाटक नहीं। पूर्ववर्ती नाटक स्वतंत्रतावादी हैं तो ध्रुव स्वामी आधा रोमांटिक और आधा यथार्थवादी है। इसे नाटक की रसवत्ता और यथार्थता में अभिवृद्धि हुई है। संस्कृत के देवी चंद्रगुप्तम नाटक, राखाल दास के उपन्यास धुआ और ये क्या लिखा है कैमा मुंशी के ध्रुव स्वामिनी नाटक से अपेक्षित प्रभाव ग्रहण करते हुए भी नया और मौलिक है। इस नाटक में नारी के अपने निर्णय और स्वातंत्र्य को रेखांकित किया गया है। समस्या यह है कि क्या कलियुग का पुरुष पत्नी को शत्रु के हाथ में उपहार देने वाले पति से उसकी परिणीता अपना संबंध विच्छेद कर अपने रक्षक से, जिसे वह प्यार भी करती है, पुनर्विवाह कर सकती है। प्रसाद ने इसका समाधान अपनी परंपरा में खोजा है, किंतु पश्चिमी बुद्धिवादी परंपरा को गतानुगतिक कहता है। वह बुद्धिवाद के सहारे एक झटके में सारा निर्णय लेना चाहता है, पर प्रसाद अपनी दीर्घकालीन परंपरा में प्रगतिशील सृजनात्मक तत्वों को खोज निकालते हैं। ऐसे तत्व व्यवहारी परंपरा में बिखरे पड़े हैं। परंपरा बुद्धि तत्व और हृदय तत्व के योग से बनती है। ये प्रसाद का भारतीय बुद्धिवाद है। आज के भारतीय समाज की विसंगतियां पश्चिमी बुद्धिवाद के अंधानुकरण से पैदा हुई।
प्रसाद पहले नाटककार हैं जिन्होंने अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया। व्यक्तिगता स्वच्छंदतावाद काल और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले एक आंदोलन की विशेषता थी। ये सब चीजें लिखी गई हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह के स्रोत इस बुक से लिए गए हैं। दूसरे अन्वेषक हैं डॉक्टर विश्वनाथ। क्या लिखते हैं? मिश्र ने पाश्चात्य प्रभाव का अध्ययन अधिक इत्मीनान से किया है। डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र ने पाश्चात्य प्रभाव का अध्ययन अधिक इत्मीनान से किया है। अपने अजातशत्रु पर किंग लियर का, कामना पर टॉलस्टॉय का, दी फर्स्ट डिकेस्टर और शो के बैक टू मैथ्यूसेल का, स्कंदगुप्त पर हेमलेट का और चंद्रगुप्त पर हेनरी द फिफ्थ का और ध्रुव स्वामिनी पर इब्सन के समस्या नाटकों का प्रभाव दिखाया गया है। इन नाटकों पर इन कवियों का प्रभाव है। यह है स्रोत हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की बुक से। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं? प्रसाद के नाटकों का शरीर जहाँ पूर्ण साहित्यिक है वहाँ उनका मन अनिवार्यतः ऐतिहासिक है और उनकी आत्मा शुद्ध सांस्कृतिक। डॉक्टर ओझा कहते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक का मुख्य उद्देश्य स्त्री के पुनर्विवाह की समस्या को प्रकाश में लाना है। इसके एमसीक्यू देखते हैं जी। 10 एमसीक्यू हैं हमारे पास। ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंकों का सही क्रम क्या है? शिविर का पिछला भाग, दुर्ग के भीतर का दालान, दुर्ग का भीतरी प्रकोष्ठ, दुर्ग का प्रकोष्ठ, सकरात का शिविर और रामगुप्त का शिविर, पाटलिपुत्र का महल, शक, दुर्ग, पर्वतमाला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नाटक के अंकों का सही क्रम है उत्तर ए, शिविर का पिछला भाग, दुर्ग के भीतर का दालान और दुर्ग का भीतरी प्रकोष्ठ। ये अंकों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। यह कथन किसका है? ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, चंद्रगुप्त और कोमा। तो इसका उत्तर है बी। ये कथन है मंदाकिनी का। नाटक के पात्रों और उनकी विशेषताओं का मिलान करें। रामगुप्त दार्शनिक और नीति शिखर स्वामी, कायर, मिहिरदेव राजनीतिक दस्यु, पुरोहित धर्म का नियामक। तो रामगुप्त क्या है? रामगुप्त पहले भाग में बी आएगा। कायर और कलियुग, शिखर स्वामी राजनीतिक दस्यु, मिहिरदेव धर्म का, पुरोहित धर्म का नियामक, मिहिरदेव दार्शनिक नीतिज्ञ। पहला का बी, दूसरे का सी। ये इसके उत्तर है। स्थापना ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद ने पुनर्विवाह का समर्थन किया है। तर्क क्योंकि रामगुप्त आचरण से पतित और कर्मों से राज के लिए कलियुग है। तो इसके उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है, दोनों गलत हैं। तो ये दोनों ही सही हैं। ध्रुव स्वामिनी के अनुसार गुप्त साम्राज्य किससे नहीं बढ़ा है? विजय अभियानों से, शस्त्र बल से, स्त्री संप्रदान से, कूटनीति से। ध्रुव स्वामिनी के अनुसार गुप्त साम्राज्य किससे नहीं बढ़ा है? तो स्त्री संप्रदान से नहीं बढ़ा है। सकराज की हत्या किसने की? रामगुप्त ने, ध्रुव स्वामिनी ने, चंद्रगुप्त ने, शिखर स्वामी ने। तो चंद्रगुप्त ने की थी स्त्री वेश में उसके शिविर में जाकर। यौवन तेरी चंचल छाया गीत नाटक के किस अंक में है और किसके द्वारा गाया गया है? प्रथम अंक में मंदाकिनी द्वारा, द्वितीय अंक में कोमा द्वारा, तृतीय अंक में ध्रुव स्वामिनी द्वारा, प्रथम अंक में नर्तकी। तो ये कोमा गाती है गीत यौवन तेरी चंचल छाया। इसका उत्तर बी है। अगला प्रश्न ध्रुव स्वामिनी अपने आप को किस पुरुष के समान मानती है? शीतल मणि के समान, उपहार की वस्तु के समान, उष्ण हृदय और आत्म समान की ज्योति के समान, दासी के समान। तो ये नाटक में आया है मेरा हृदय उष्ण है और आत्म समान की ज्योति के समान। इसके समान मानती है अपने। पुरोहित ने रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के विवाह संबंध को क्या कहा है? पवित्र बंधन, भ्रांतिपूर्ण बंधन, ईश्वरीय इच्छा और राजनीतिक समझौता। पुरोहित ने इसे भ्रांतिपूर्ण बंधन कहा है। इनमें से कौन सा पात्र काल्पनिक है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, मंदाकिनी और सकरात।
तो इसमें सी मंदाकिनी जो है ये काल्पनिक पात्र है। हमने पूरे नाटक में प्रकाशन वर्ष, पात्र परिचय, अंक, दृश्य, गीत, मुख्य पंक्तियां, रचनात्मक समीक्षा और MCQ सब पढ़ लिया जी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए यूजफुल हो, आपको परीक्षा के लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें जी। आप सबका धन्यवाद।